Assalamualaikum bachcho, welcome back to the third video of our third chapter, force and pressure. In previous two videos of this part we have studied about atmospheric pressure and buoyant force, यानी हमने अपने पिछले दो हिस्सों में फ़िज़ाई दबाव और क़ुव्वत उछाल के बारे में पढ़ा. Now in this part of the video we are going to learn about Archimedes principle या आर्शिमेदेस के उसूल और डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी शय की कसाफत और निस्बती कसाफत. तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्शिमेदेस प्रिंसिपल यानी क्या, या आर्शिमेदेस का प्रिंसिपल क्या है. तो उससे भी पहले आपको ये जानना होगा कि आर्शिमेदेस क्या है या आर्शिमेदेस कौन है. तो बच्चों, आर्शिमेदेस कोई और नहीं, कोई शय नहीं, बल्कि वो एक यूनानी साइंसदान है. ये यूनानी साइंसदान ने जो है साइंस में और रियाजी में बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन दिए हैं. उनका तारुफ पहले हम ले लेते हैं एक बार. आर्शिमेदेस एक यूनानी साइंसदान और बहुत ही रोशन दिमाग रियाजीदान थे. आदात का इस्तेमाल करके उन्होंने पाई की कीमत दरियाफ्त की, यानी ही फाउंड द वैल्यू ऑफ पाई. पाई आपको मालूम है, पाई यानी हम जो खाते हैं वो पाई की बात नहीं कर रही मैं, ये रियाजी वाला पाई है ना. तो वो हम जो दायरे का जो है मुहीत और दायरे का रकबा मालूम करने के लिए पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो वाले पाई की बात कर रही हूँ. तो उसकी क्या वैल्यू है, 22/7 या 3.14. तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के बारे में या इस कीमत के बारे में सबसे पहले इसको किसने दरियाफ्त किया, साइंसदान आर्शिमेदेस ने इसके बारे में मालूमात दी. और तबाई साइंस यानी फ़िज़िक्स में जो बैरम यानी उसको पुली कहते हैं, चरखी यानी व्हील्स और पहिए, इन सब के इस्तेमाल से उसने उसका इल्म यूनानी फ़ौज को दिया. और उनकी फ़ौज जो है रोम की फ़ौज से लड़ने के लिए उनकी फ़ौज को ये बहुत कारआमद, यानी टैंक्स बनाने वगैरह बहुत सारे जो जंगी आलात होते हैं उसमें इन सब का इस्तेमाल होता है. और इसी की मदद से वहाँ के फ़ौज को रोम की मदद से लड़ने में आसानी हुई. इसके अलावा इल्म हिंसा यानी ज्योमेट्री और टेक्नोलॉजी में उनके काम की वजह से उन्हें शहरत मिली. अब ये जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो एक ख़ास वाक़ये से जुड़ा हुआ है. ये जो है अचानक उनको इस बात की जो है का पता चला. किस बात का, वो एक दिन बाथ टब में नहाने के लिए उतरे. बाथ टब में जैसे ही वो उतरे उन्होंने देखा कि वो लबालब भरा हुआ था. वो जैसे ही वो अंदर बाथ टब में उतरे और बैठने लगे तो कुछ पानी जो है वो छलक कर टब से बाहर गिरने लगा. और जैसे ही पानी टब से बाहर गिरा, वो गिरने वाले पानी को देखकर उन्होंने चिल्लाते, उसी हालत में वो बाहर निकले टब से, और टब से बाहर निकलकर वो चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका. टब में बैठकर वो नहाने के लिए उतरे, पानी बाहर गिरा और वो उसी हालत में टब से बाहर निकले और चिल्लाते हुए दौड़ने लगे, यूरेका यूरेका. इसका मतलब है मुझे मिल गया. यानी वो क्या उनको मिल गया था, उनको वो उसूल या वो बात मालूम पड़ गई थी जिसकी वो तलाश कर रहे थे, या जिसके बारे में उनका जो है खोजबीन जारी थी. और उन्होंने जिस उसूल को उस बिना पर उन्होंने दरियाफ्त किया, उसी उसूल को आर्शिमेदेस का उसूल कहते हैं. तो क्या है वो उसूल? टब में पानी नहाने के लिए वो लबालब जो भरा हुआ था उसमें वो उतरे, और जैसे ही वो उसमें उतरे उसमें से पानी नीचे छलकने लगा और उसको देखकर वह चिल्लाए. तो क्या था वो उसूल? व्हेन एन ऑब्जेक्ट is partially or fully immersed in a fluid, a force of buoyancy acts on it in the upward direction. This force is equal to the weight of the fluid dispersed by the object. यानी जब किसी शय को मुकम्मल तौर पर या जुज़वी यानी आधा या कुछ हिस्से तक अगर उसको पानी में या किसी भी माए में डुबोया जाए, तो इस पर एक ख़ास किस्म के, हमने पिछले वीडियो में पढ़े बॉयंट फोर्स के बारे में, उस ऊपर की सिमत क़ुव्वत अमल करती है, यानी वो बायंट फोर्स. वो क़ुव्वत किस शय के मसावी होती है? वो क़ुव्वत उस शय के ज़रिए हटाए गए माए के वज़न के बराबर होती है. यानी अगर समझ लीजिए यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक लकड़ी का टुकड़ा इसमें डुबोया, हाँ, ये
आर्शिमिदीज प्रिंसिपल ने तैरने का असूल भी उसको कहा जाता है, यानी वो अपने वज़न के बराबर माए को बरतरफ करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ये एक फॉर एग्जाम्पल या एक एक्टिविटी के तौर पर एक हमको नल वाला या टूटी वाला एक बर्तन लेना है और उसमें उस टूटी के हद तक यानी टूटी तक हमको पानी भरना है। क्या होगा, उसके बाद हमको उसमें एक वज़नदार शय डुबानी है। आप देखते हैं हम बचपन से कहानी पढ़ते आ रहे, एक चागलाक कव्वे की। क्या थी वो कहानी? कव्वे ने डाला कंकर तो पानी आया ऊपर, है ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी जैसे ही ये कंकर या कोई वज़न इसमें गिरा तो पानी क्या होगा, ऊपर आएगा, और जैसे ही वो टूटी के लेवल से ऊपर आएगा वो उस नल या टूटी से बाहर गिरेगा। जब कब तक वो कितना, जितना उस शय के अंदर डूबने की वजह से पानी ऊपर आया था उतना पानी उस टूटी के लेवल से बाहर आ जाएगा। और जब आप उस पानी का जो है वज़न मालूम करोगे, वो वज़न उसके उस शय पर अमल, उसके उस शय पर एक ख़ास किस्म की क़ुव्वत अमल कर रही है। वो कौन सी क़ुव्वत है? वो क़ुव्वत है क़ुव्वत उछाल या बॉयंट फोर्स। और वो पानी का वज़न उस बरतरफ करदा माए यानी उस पानी का वज़न उस डूबने वाली शय के ज़रिए उसके ऊपर लगाई गई क़ुव्वत के मसावी होगा। ये यहाँ पर भी इस तस्वीर के ज़रिए भी आपको ये समझ में आ सकता है। तो ये है जो है, या मुकम्मल तौर पर डूबना ज़रूरी है क्या? नहीं। यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, येलो कलर का ब्लॉक जो पानी में डूबा हुआ है, वो उसके ज़रिए से जितना भी वो डूबा उतना पानी बाहर निकलेगा, और उसने जितने पानी को बरतरफ किया, जितने माए को बरतरफ किया, उसके ऊपर जितनी क़ुव्वत लगी उतना उसने माए बरतरफ किया। इसी को तैरने का उसूल भी कहा, तैरने या डूबने का उसूल भी कहा जाता है। अब ये उसूल जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही अहम साबित हुआ। इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होता है, जैसे कि एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल हम देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप एंड सबमरीन्स, यानी आबी जहाज़ और आबदोश कश्तियों की बनावट में इस उसूल का इस्तेमाल होता है, यानी वो डूबने और तैरने के उसूल की बिना पर। तो ये जो आर्शिमिदीज का उसूल है वो इसमें उसको मदद करता है बनाने में। दूसरा है लैक्टोमीटर, यानी दूध की जांच करने वाला आला, और रुतूबत पैमा यानी हाइड्रोमीटर जैसे जो आलात हैं वो आलात भी इसी उसूल के तहत बनाए गए हैं। उसके अब ये आर्शिमिदीज प्रिंसिपल आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक ख़ास जो है माए या किसी भी शय की एक ख़ास खुसूसियत के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो है कसाफत यानी डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज़ नथिंग बट द मास पर वॉल्यूम, यानी किसी भी शय के हजम के एतबार से उसके अंदर कितना जो है मादा भरा हुआ है, उस मादे का वज़न क्या डिसाइड करता है? उसका डेंसिटी। जितना कम, जैसे कि अब मैं आपको मिसाल दूँ, एक प्लास्टिक का बॉक्स और उतने ही सेम साइज़ का मेटल का बॉक्स अगर होगा तो कौन ज़्यादा भारी होगा? जाहिर सी बात है प्लास्टिक के मुकाबले में मेटल या धात ज़्यादा वज़नी है। क्यों? क्योंकि कम हजम में ज़्यादा से ज़्यादा मादा उसमें समा सकता है या उसमें मौजूद होता है। तो इस हिसाब से डेंसिटी का ज़ाब्ता क्या हुआ? मास पर वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और उसी एतबार से इसका एसआई यूनिट या उसकी इकाई जो है क्या है? मास की इकाई है किलोग्राम और वॉल्यूम की इकाई है मुकब मीटर। किलोग्राम पर मुकब मीटर, किलोग्राम फी मुकब मीटर या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और ये जो डेंसिटी है, ये जो ऐसी क्वांटिटी है या फिज़िकल क्वांटिटी है जो कि बहुत कारगर साबित होती है या किसी भी शय की खालिसपन को नापने के लिए। यानी हर शय के अंदर या किस शय में के कितने वॉल्यूम में, कितने जो है एरिया में कितना मादा भरा होता है, ये स्पेसिफिक है, मालूम है सबको। लेकिन अगर उसमें कोई दूसरी चीज़ मिला दी जाए तो उसकी कसाफत में तब्दीली आ जाती है। उस हिसाब से हम इस शय के खालिस यानी खालिसपन को नापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब पानी के मुकाबले में या किसी और शय की मुकाबले में किसी चीज़ की डेंसिटी अगर मुकाबले के तौर पर मालूम की जाए तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। It is nothing but the ratio of two equal physical quantities it is known as relativity। हाँ, हम उन दोनों के दरमियान में हम क्या कर रहे हैं?
मुकाबला कर रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी का जो ज़ाब्ता है या फार्मूला है वो है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस यानी शय की कसाफत बटा डेंसिटी ऑफ वाटर यानी पानी की कसाफत। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, क्योंकि दोनों भी अशिया की जो है सेम मकदारें हैं, कसाफत शय की कसाफत और पानी की कसाफत, और दोनों की भी ज़ाब्ता और दोनों की भी जो है इकाई एक होने की वजह से यहाँ पर इसकी इकाई एक नहीं होती, यानी निस्बती कसाफत की कोई इकाई नहीं है। तो बच्चों, आपने यहाँ पर हमारा जो बचा हुआ हिस्सा था आर्शिमिदिस के उसूल और आर्शिमिदिस के बारे में मालूमात, उसके उसूल के बारे में एग्जाम्पल्स के ज़रिए मालूमात, और कसाफत और क्या जो निस्बती कसाफत किसे कहते हैं इसके बारे में हमने मालूमात हासिल की। और यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अगले वीडियो में इसी सबक के न्यूमेरिकल्स यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जो आपकी किताब में है, जो कि न्यूमेरिकल्स यानी अददी मिसाल हैं, उसको लेकर हम बहुत जल्द आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ़। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।